नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केरल में लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि यहां की सरकार लव जिहाद के खिलाफ अब तक कोई कानून नहीं बना सकी। हमारी सरकार ने यूपी में लव जिहाद पर कड़ा कानून बनाया है। अच्छी कार्य योजना वहां पर बना करके, क्योंकि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जो मार्गदर्शन करती है और जिन योजनाओं को देती है, उन योजनाओं को ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। और इसलिए बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए WHO ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की है। आखिर कोविड नियंत्रण केरल के अंदर क्यों नहीं होता है? केरल की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार तो पहले उत्तर प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हंसती थी, लेकिन आज दुनिया कोविड प्रबंधन में फेल होने के लिए केरल की सरकार पर हंस रही है। केरल की सरकार को केरल की जनता के सामने इसका जवाब देना चाहिए। केरल के अंदर यहाँ का युवा यहां पर ईमानदारी से नौकरी न मिलने के कारण केरल से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष में 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी पूरी पारदर्शी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाई। केरल की बहुत सारी बहनें को उत्तर प्रदेश के अंदर भी सब वहां के शासकीय सेवा में भी और निजी क्षेत्र की सेवा में भी कार्य कर रही है। कहीं कोई समस्या उनके सामने नहीं है। यही नहीं, निजी क्षेत्र में भी भारी पैमाने पर निवेश को उत्तर प्रदेश के अंदर आमंत्रित किया गया है। और केंद्र सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 30 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। 40 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया गया है। 1,38,00,000 से अधिक लोगों को विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया है। 2,61,00,000 से अधिक लोगों के लिए स्वयं उनके टॉयलेट उपलब्ध कराए गए हैं। और यही नहीं, आयुष्मान भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के लगभग 10 करोड़ लोगों को हम लोगों ने 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध किया है। आखिर केरल के अंदर इन योजनाओं का लाभ केरल की जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है? भाइयों बहनों, शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी बहुत अच्छा होता है। और आज बीजेपी केरल की इस विजय यात्रा का तो शानदार शुरुआत हो रही है। मेरी आप सबके प्रति शुभकामनाएं हैं कि यह यात्रा केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा के साथ ही स्टेट में भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाने की ओर अग्रसर होगी। क्योंकि मुझे विश्वास है, आज मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास आम जनमानस के मन में आया है, केरल के अंदर भी वहां पर सीपीएम की सरकार थी। और आप जानते हैं कि त्रिपुरा के अंदर जब वहां की सरकार 35 वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन जब उनके पास मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यों की और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा, तो उन्हें वास्तविकता की जानकारी हुई। और जब वहां पे इलेक्शन हुए 2 वर्ष पूर्व, तो त्रिपुरा में 2/3 मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाई है। आज नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, असम है, इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए जो कार्य कर ही रही है, साथ साथ अलगाववाद और आतंकवाद पूरी तरह उन क्षेत्रों से समाप्त भी हो गया है। केरल के अंदर भी
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने त्याग और बलिदान का शौर्य और पराक्रम का जो एक नया इतिहास रचा है, इस इतिहास को अब आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रयागराज दौरे पर रही और प्रियंका प्रयागराज के बसवार गांव पहुंची। यहां निषाद समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका ने सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, सरकार आपके लिए काम नहीं कर रही, किसानों का भला नहीं हो रहा, यह सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने गांव के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आपको कोई प्रताड़ित करता है तो कांग्रेस कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। मैं आपकी समस्याओं को समझने के लिए यहाँ हूँ, आपके दुख को समझने के लिए यहाँ हूँ। पिछले साल जब गंगा यात्रा में मैं गई थी तो आप मेरे साथ थे और इन्होंने मुझे सब बताया कि किस तरह से पहले आपको पट्टे मिलते थे, आपका अधिकार होता था उन पर और आपको कुछ चीजों की छूट थी। और इसलिए छूट थी क्योंकि उस समय की जो सरकार थी वो समझती थी कि आपके अधिकार क्या है, और वो ये बात समझती थी जो पूरी दुनिया आज समझने लग गई कि जो पर्यावरण है, जो नदियां हैं, जो जंगल है, उनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं जिनकी कमाई उसके जरिए से होती है, वो उसकी हानि कभी नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपका जीवन उससे जुड़ा हुआ है तो आप उस चीज की हानि नहीं करेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उनका जीवन तो नदी से जुड़ा नहीं होता, जंगलों से जुड़ा नहीं होता। क्या कर रहा मैं? तो जब वो काम करते हैं तो व्यापार करते हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं होता कि अगर नदी की हानि हो रही है या जानवरों की हानि हो रही है या जंगलों की हानि हो रही है। ये समझ आप में है, आप में समझ ये है क्योंकि पुश्तों से आप ये काम कर रहे हैं और इसी काम पर आपका जीवन निर्भर है। इस काम के बिना आपका जीवन ही मुश्किल है। तो ये बात जब सरकार समझती है और जब सरकार आपके प्रति जागरूक होती है, तब सरकार ऐसे नियम, ऐसे कानून, ऐसी नीतियाँ बनाती है जिससे आपका भला हो और नदी का भी भला हो। बातचीत की है उनसे, बातचीत करने लेकिन आज की सरकार जो है उसके बाद वो आपके लिए नहीं चल रहा है कि हम जो आपकी लड़ाई है वो सड़कों खनन माफिया के लिए चलाई जा रही है, जो अलग अलग माफियाओं के लिए चलाई जा रही है। उन्होंने बताया आपने सुना होगा बहुत आंदोलन चल रहा है किसानों का, किस लिए? सत्र में उठाएंगे। इसीलिए अब प्रियंका गांधी क्योंकि उनके मामलों में भी, उनकी समस्याओं को भी सरकार समझ नहीं रही है या पूरी तरह से समझ भी रही है लेकिन मदद नहीं करना चाहती। क्योंकि जो कानून बनाए गए हैं, कृषि कानून बनाए गए हैं, उससे किसान का नुकसान हो रहा है और बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति उनका फायदा हो रहा है। उसी तरह से जो कानून गंगा नदी पे लागू हो रहा है और नदियों पे लागू है, जमुना पे लागू है, वो कानून आपकी भलाई के लिए नहीं है, नदी की भलाई के लिए नहीं है। वो कानून इसलिए लागू किए जा रहे हैं ताकि उनसे उद्योगपतियों की भलाई हो और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उनको सब इजाजत है। और कानून इस तरह से बना गया है कि वो अपना कारोबार धंधा कर सकते हैं, वो यहाँ नदी से कमाई कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। मैं आपकी तरह महिला हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी पीड़ा कैसी है। अगर आपको यहाँ पे मारा पीटा गया है तो शर्म आनी चाहिए प्रशासन पे को और शासन को, और अगर यूपी पुलिस ने आपको मारा पीटा है तो उनको भी सोचना चाहिए। जिस तरह से मैंने वीडियो देखा कि यहाँ पे तमाम लोग आए और आपको पीटा और आपके बच्चों को मारा, आपकी नाव तोड़ी है, इस मुद्दे को हम उठाएंगे, पूरी तरह से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो आपकी बराबरी है, आपने बहुत मदद की है इस सरकार की, जब इनका आपके वोट से ये सरकार आई है, लेकिन भूल गए हैं। और बार बार मैं ये कहती हूँ कि जो नेता है जब वो भूल जाता है कि उसको सत्ता किसने दी है तब वो भटकने लगता है। तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ आप सबको कहने के लिए, सबसे पहले तो समझने के लिए यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ।
मैं नीचे जाके आपके नाव भी देखूंगी और ये कहने के लिए यहाँ आई हूँ कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूं, कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ। आपने कहा कि आपको न्यायपालिका में मदद चाहिए। मैं आपने जिन लोगों के नाम लिए, सिब्बल साहब, सलमान साहब और अभिषेक सिंघवी साहब, तीनों से मैं बात करूंगी, वो आपकी मदद करेंगे। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे आपकी मदद करेंगे। अगर इसके बाद आपको प्रताड़ित किया गया कि मैं चली जाऊँ और आपको यहाँ आके कोई तंग करे, तो मेरे सारे यहाँ पे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता हैं, आपकी मदद करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। अल्पना जी ने आपके लिए बहुत काम किया है, वो यहाँ है, वो भी मदद करेंगे। तो आपके संघर्ष में हम आपके साथ हैं। और मेरठ में एक शादी का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक शख्स शादी के दौरान रोटी सेकते हुए वो रोटी पर थूक लगाता है, उसके बाद उसे सेक रहा है, जिसके बाद शादी में मौजूद लोग उसे देख लेते हैं और फिर इस शख्स की पिटाई की जाती है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। कल मैंने 1:30 बजे करीब मेरे पे वीडियो वायरल आ रहा था, रोटी बनाते हुए मुस्लिम युवक है और हिंदू शादी थी, अरोमा गार्डन का मामला था, गढ़ रोड का, थाना मेडिकल लगता है। तो कल 1:30 बजे मेरे पास वीडियो आया, मैंने उसके बाद जो है 3 बजे मालिक से कंफर्म करा वीडियो आपका रमन जी से अरोमा गार्डन में। उन्होंने कहा हाँ जी हमारे यहाँ का वीडियो है। कब का है? क्योंकि जी काफ़ी पुराना है। मैंने अच्छा। तो उसके बाद मैंने कल शाम को यहाँ तहरीर दी है, उसमें मुकदमा आज पंजीकृत हुआ और आज आरोपी भी जो है पकड़ा गया है, नौशाद मोमडन नाम है। और इसके अंदर सुबह हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें 2 मांगे हमने रखी हैं डीएम साहब को। ज्ञापन जो दिया है सर्कुलर भी हो सकता है, कल डीएम साहब इसमें इशू करेंगे। यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर सुल्तानपुर के दीवानी कोर्ट में रैली निकाली गई। इस रैली का नेतृत्व सुल्तानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नागेंद्र सिंह ने की और इस दौरान प्रदेश में अधिवक्ताओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। दरअसल दबंगों के उत्पीड़न से परेशान महोबा के 2 अधिवक्ताओं ने आत्महत्या कर ली, जिसको लेकर यूपी के वकीलों ने आज विरोध दिवस के रूप में मनाया। बाराबंकी जिला जो ओडीएफ घोषित हो चुका है और प्रशासन का दावा है कि हर घर में शौचालय का निर्माण हो चुका है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। यहां शौचालय निर्माण के नाम पर जमकर धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अब खुलकर सामने आया, जिसमें बाराबंकी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस सरकारी धन के बंदरबाट और गबन मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस के जरिए भेजी गई फाइनल रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इस मामले में उस समय के एसपी, सीडीओ, बीडीओ और थाना अध्यक्ष समेत 6 लोगों की मिलीभगत सामने आई। अदालत ने इन सभी को दोषी मानते हुए इनके खिलाफ सम्मन जारी कर कार्रवाई की इजाजत दी है। वहीं अदालत के इस आदेश के बाद बाराबंकी के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। शौचालय के निर्माण का गबन का मामला है। इसमें ये राम प्रताप हैं जो नारायण भारी गांव का है, इसमें कई मुजरे लगते हैं। इन्होंने जांच कराई थी शौचालय के निर्माण को लेकर। 511 बताए गए थे कि इन्हें शौचालय बने हैं, लेकिन जब जांच कराई हमने, प्रार्थना पत्र दिया सीडीओ साहब को, जिलाधिकारी को भी दिया, एसडीएम साहब को दिया, तो उन्होंने जांच कराया। जांच में दोनों लोगों के, एसडीएम साहब की जांच आंखें अलग आ रही है और सीडीओ साहब की जांच आंखें अलग आ रही है। एसडीएम साहब कहते हैं कि 511 में से मात्र 300 का निर्माण हुआ, 150 अर्धनिर्मित हैं, 40 का निर्माण नहीं हुआ। और ये कहते हैं सीडीओ साहब की रिपोर्ट आई थी मेघारूपम की कि सबके सब निर्माण हो गए हैं, कंप्लीट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने फिर प्रार्थना पत्र दी, यहाँ पर 156 में डाला, रिपोर्ट दर्ज कराई, रिपोर्ट मुकम्मल धाराओं में दर्ज नहीं किया। जब मानवर मोदी जी ने लैट्रिन दी तो उसमें लिस्ट में मेरा नाम भी है, और जब मैं गया तो कहा आपका पैसा नहीं आया है, लिस्ट में नाम होने से कोई मतलब नहीं है। सेक्रेटरी के पास गए, उनसे भला बुला करके बद्दी बातें हुई, फिर हमने चले आए। उनका आपका जो करना हो करिए, पैसा अगर आएगा तो मिलेगा, पैसा अगर नहीं आएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपका जो मन चाहे तो करिए आकर के। अच्छा, मैंने वीडियो साहब को एप्लीकेशन दी और ज़िले पर दी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 1076 पर मैंने कई बार मैसेज किया, वीडियो साहब यहाँ सेक्रेटरी साहब ने लिखकर भेज दिया, पैसा जब आएगा तो पैसा दिया जाएगा।
बुलंदशहर में रेलवे ओवरब्रिज की मांग को लेकर आज कई गांवों के ग्रामीणों ने दिल्ली हावड़ा रेल ट्रैक को जाम कर दिया और तेजस एक्सप्रेस को भी रोक दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर जमकर हंगामा किया और रेलवे के अफसरों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए 1.5 घंटे तक यहां पे पूरा जो यातायात था वो बाधित रहा। उसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया गया, उन्हें आश्वासन दिया गया और यातायात को फिर से सुचारू किया गया। डेढ़ घंटे तक ग्रामीणों ने यहां पे रोक दिया। मैनपुरी के करहल में एमएलसी अरविंद प्रताप यादव के गनर नीरज यादव ने बंद कमरे में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि नीरज अलीगढ़ के रहने वाले थे। 2015 बैच में मेरिट के आधार पर सिपाही के पद पर उनका चयन हुआ था, जिसकी पहली पोस्टिंग थाना करहल में बताई जा रही है, जो एमएलसी अरविंद कुमार यादव की सुरक्षा में तैनात थे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान नेता महापंचायत कर लगातार सरकार को घेर रहे हैं और मुजफ्फरनगर के खतौली के एक गांव में किसान ने अपनी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, यानी फसल को नष्ट कर दिया। अपनी 10 बीघा गेहूं की फसल को इस किसान ने महज गुस्से के चलते नष्ट किया और गुस्सा 3 कृषि कानून के खिलाफ। तो किसान का कहना है कि जरूरत पड़ी तो राकेश टिकैत के लिए परिवार भी कुर्बान कर देंगे। देखो, हम पिछले 5-6 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे हुए हैं और सरकार हमारी सुन नहीं रही है और हमारा गेहूं की जो फसल है वो गेहूं हमारा बहुत मंदा जा रहा है। तो राकेश टिकैत जी ने एक आह्वान किया है कि सभी आदमी अपनी फसल को तहस नहस करें और यहाँ पे रहेंगे। तो हमने उनके आह्वान पे अपनी फसल को तहस नहस करा और गाजीपुर बॉर्डर पे धरने में शामिल रहेंगे। तो और भी कुछ आह्वान होगा तो वो भी करोगे आप? अगर परिवार सिद्धा भी आह्वान होगा तो हम परिवार सिद्धा भी धरने में आह्वान करेंगे अपना। संभल पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण और रेप मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर पीड़ित लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बच्ची का अपहरण किया, उसके बाद गैंगरेप किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये थाना रजपुरा क्षेत्र का मामला है। यहाँ पे कल 19 तारीख को एक व्यक्ति ने तहरीर दी जिसमें यह था कि उसकी लड़की जिसकी उम्र 15 वर्ष है उसको घर से ले जा कर के जंगल में उसके साथ ज़बरदस्ती काम किया गया है। इसके तहरीर के आधार पे थाना रजपुरा में 363, 376 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। कृषि कानून के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों का धरना जारी है। किसान अब वहां कोल्हू लगा रखे, जहां वो अब गन्ने की पेराई करने की तैयारी कर रहे हैं। किसान नेता राजवीर जादौन ने कहा, 25 साल पहले महेंद्र सिंह टिकैत ने लाल किले पर कोल्हू लगाया था, जिसके बाद किसानों की जीत हुई। अब वही कोल्हू गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गया है, जहां अब गन्ने का रस निकाला जाएगा। ये कोल्हू आज से 25 साल पहले लाल किले पे गड़ा था। महात्मा टिकैत का कोल्हू है ये। लाल किले पे गड़ा था कोल्हू, किसान की फतेह हुई थी। लंबे संघर्ष के बाद फिर मौसम भी आ गया है कोल्हू का और हमारे किसान साथी उत्सुक ऐतिहासिक कोल्हू को लेकर के यहाँ आए हैं। इसमें गन्ना पेरा जाएगा, सबको रस पिलवाया जाएगा और इससे किसानों की समस्याओं का भी समाधान होगा इस कोल्हू से। ये बड़ा टेस्टेड कोल्हू है, बड़ा पवित्र कोल्हू है।
तो सरकार जहां प्रधानमंत्री आवास के जरिए गरीबों को सिर छिपाने की जगह दे रही है, लेकिन अमेठी के मुसाफिरखाना तहसील के पलिया चंदापुर में एक परिवार घर न होने के चलते कई साल से पंचायत भवन में रहने को मजबूर है। इस बेघर परिवार ने ग्राम प्रधान से भी आवास को लेकर फरियाद लगाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। खास बात यह है कि अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र भी है। बावजूद इसके ये परिवार प्रधानमंत्री आवास के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। डीएम का कहना है जल्दी मामले की जांच कर महिला को आवास दिलाया जाएगा। ये हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक शिकायत संज्ञान में आई है। इसमें कोई परिवार बताया जा रहा है जो कि पंचायत भवन में निवास कर रहा है। पेपर की जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी को कहा गया कि तत्काल इसमें रिपोर्ट मंगाए और पात्रता के आधार पर उसको आवास आवंटन कार्रवाई इसमें करें तथा यदि अन्य कोई सहायता भी अगर अमल होती तो वो भी इसमें दी जाएगी। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में गाड़ी टकराने के विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। करीब आधे घंटे तक बीच सड़क पे हंगामा होता रहा। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बावजूद भी मारपीट यूं ही जारी रही। ये तस्वीरें देखिए जिसमें एक दूसरे को पीटा जा रहा है और कुछ देर बाद पुलिसकर्मी भी यहां पे पहुंचते हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस की मौजूदगी में भी लात घूंसे यूं ही चलते हैं। करना कुछ नहीं, अभी तो घुसे जा रहे वहां पे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को राजद्रोह और तिरंगा झंडे पर अमर्यादित टिप्पणी मामले में नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस जौनपुर जिला न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव की याचिका पर दिया। केस की सुनवाई 23 मार्च की तारीख तय की गई है अगली सुनवाई के लिए। दरअसल दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वादी और पूरा देश गौरवान्वित हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जो बर्दाश्त के काबिल नहीं, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। अंबेडकर नगर में पुलिस ने पशु चोरी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि गैंग का एक सदस्य पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस मुठभेड़ के दौरान एक पशु चोर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी रात में पशुओं की चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है ताकि पुरानी चोरी की वारदातों का खुलासा हो सके। हमारी जो पुलिस की स्वाट टीम है और थाना बसकारी की टीम है, वो मुखबिरों के माध्यम से लगी थी, जिससे पता लगा कि ये गिरोह जो है ये थाना जलालपुर के शाहपुर गांव के रहने वाले हैं। उसमें जो है एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, राजीव राम सनाब सीटू। इसके कब्जे से 3 भैंस, इंजन और वो पिकअप गाड़ी जिससे वो चोरी करते थे बरामद हुई है। इन्हीं की तलाश में जो हमारी पुलिस लगी हुई थी, तो कल रात को देर रात बदमाशों से मुठभेड़ हुई। उसमें मुन्ना पुत्र लदई निवासी टैनी थाना इरौला जनपद आजमगढ़ का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है। और एक अभियुक्त मिथुन पुत्र श्यामलाल, ये जलालपुर का ही रहने वाला है, ये फरार हो गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।